नेक्स्ट टॉपिक है आपका विजुअलाइजिंग द नेशन। तो इसमें आपको यही जानना है जो किसी भी राष्ट्र की पहचान कैसे किया जाए, जिसके लिए जितने भी आर्टिस्ट थे ये सब के सब 18वीं एवं 19वीं शताब्दी से ही प्रगतिशील थे, जो राज्य को किस रूप में उकेरा जाए। आप जानते हो जो राजा को पोर्ट्रेट के फॉर्म में इरेक्टेड करके इनकी प्रतिमा को लगाई जाती थी, ठीक इसी प्रकार से राष्ट्र के पहचान के लिए भी फीमेल फिगर को चुना गया। अगर आप फ्रांस की क्रांति को देखिए तो फीमेल फिगर का प्रयोग रिपब्लिक लिबर्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए भी किया गया था। ठीक इसी प्रकार से फ्रांस में जो फीमेल फिगर को चुना गया था, ये औरतें सामान्य औरतें नहीं होती थी, बल्कि ये एक अलग प्रकार के चेहरे को रिप्रेजेंट करता था, जिन्हें कॉन्क्रीट फॉर्म में उतारा जाता था, और इसे हम लोग फीमेल एलोगेरी के नाम से जाने थे। मैंने बताया आपको जो फ्रांस की क्रांति के समय में लिबर्टी एवं जस्टिस को फीमेल एलोगेरी से ही रिप्रेजेंट किया गया था। आपको याद होगा कि लिबर्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए रेड कैप हो या ब्रोकन चैन हो, वहीं जस्टिस को रिप्रेजेंट करने के लिए ब्लाइंड फोल्ड वुमेन कैरिंग ए पेयर ऑफ वेटलेस स्केल का प्रयोग किया गया था। तो फीमेल एलोगेरी को आर्टिस्ट के द्वारा 19वीं शताब्दी में राष्ट्र को रिप्रेजेंट करने के लिए भी प्रयोग करना शुरू किया गया। जैसे फ्रांस को लेकर के देखो तो सबसे पहले यहाँ क्रिश्चियनिया, जो एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम था, जो प्रमुख रूप से कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए इसके कंक्रीट फॉर्म में उतारे गए थे। इसके विशेषता को अगर देखो तो जिस प्रकार से लिबर्टी और रिपब्लिक की विशेषता थी, इसमें भी हम लोग देखेंगे रेड कैप, ट्राई कलर, कोकेट का प्रयोग किया गया था। इस स्टैच्यू को पब्लिक प्लेस पे लगा दिए जाते थे, जो प्रमुख रूप से नेशनल सिंबल्स ऑफ यूनिटी को रिप्रेजेंट करता था, और इसी इमेज के प्रति लोग समर्पण की भावना को भी दिखाते थे। आगे चल कर के मेरेनिया का इमेज क्वाइंस एवं स्टाम्प पे भी आया। ठीक इसी प्रकार से जर्मेनिया, जो जर्मन नेशंस की एलोगेरी के रूप में विकसित हुई थी, यह भी ओक लीव के क्राउन से सुसज्जित थी। अगर जर्मन ओक की बात करें तो यह हीरोइज्म को दर्शाता था, मतलब निश्चित रूप से इन इमेज के माध्यम से उस कंट्री की जो मुख्य मान्यताएं थी उसको भी रिप्रेजेंट करना शुरू किया गया। लास्ट टॉपिक है आपका इंपेरियलिज्म, नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। तो इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हमें यही जानना है जो किस प्रकार 19वीं शताब्दी के बाद राष्ट्रवादी मान्यताओं ने पूरे विश्व के कंट्री को नेशन स्टेट के रूप में प्रमोट किया। आप जान रहे हो जो फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट जो थे ये हर जगह स्थापित हो गए थे, और हर कंट्री अपनी नेशनलिस्ट ग्रुप के आधार पर अपनी पहचान को स्थापित करना शुरू किए थे, जिसने एक नए प्रकार के युद्ध को भी जन्म दिया था। जितने भी महत्वपूर्ण यूरोपियन पावर्स थे वो नेशनलिस्ट एस्पायरेशंस को प्रमुख रूप से जनता के हित में प्रयोग करना शुरू किए, और जनता के हित की पूर्ति के नाम पर इन्होंने अपने इंपेरियलिस्ट एम्स को पूरा करने का प्रयास किया था। मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशंस की बात करें तो यूरोप में 1871 में बाल्कन प्रायद्वीप में उत्पन्न हुआ। बाल्कन एक ऐसा रीजन था
जिसमें विभिन्न प्रकार के कंट्री एक साथ मिलकर रह रहे थे, जो रोमानिया हो, बल्गारिया हो, अल्बानिया हो, ग्रीक हो, मैसेडोनिया हो, कॉर्टिया हो, बोस्निया हर्जगोविना है, स्लोविया है, सर्ब्स है, मॉन्टेग्रो है। ये सारे के सारे कंट्री एक ही प्रायद्वीप, बाल्कन प्रायद्वीप में रहते थे। इसका अधिकांश हिस्सा ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था, लेकिन रोमांटिक नेशनलिज्म के फीलिंग्स ने बहुत हद तक इन्हें आपस में जोड़ने के लिए बाध्य किया, और धीरे धीरे बाल्कन रीजन जो था ये सब के सब एक दूसरे से डिस्टिग्रेट होते चले गए। 19वीं सेंचुरी तक ओटोमन एम्पायर की हम लोग बात करें तो इसने भी अपने को मॉडर्नाइज करने के लिए विभिन्न प्रकार के रिफॉर्म्स भी किए, लेकिन इसके बावजूद भी जितने भी ओटोमन एम्पायर के राष्ट्र थे वो धीरे धीरे उनसे अलग होकर के अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करना शुरू किया। बाल्कन पीपुल्स की यह दावा थी जो हम लोग स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पहले भी थे, लेकिन यूरोपियन कंट्री ने हमें जबरन अपने नियंत्रण में ले लिया, अतः ये चाहते थे जो फॉरेन डोमिनेशन से अपने को मुक्त करें। अतः रिबेलियस नेशनलिस्ट बाल्कन के जो भी थे, इन्होंने स्ट्रगल शुरू किया और अपने लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस को फिर से स्थापित करके नव राष्ट्र के रूप में अपना विकास करे, इस पे काम करना शुरू किया। तो इस नेशनलिस्ट स्ट्रगल में अगर देखो तो बाल्कन एरिया कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा क्षेत्रभूमि बनते चले गए, रणभूमि बनते चले गए, क्योंकि जितने ही बाल्कन स्टेट्स थे ये सब के सब इस बात का प्रयास कर रहे थे जो अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे करें। इसके लिए दूसरे राज्य के टेरिटरी को नियंत्रण करने का प्रयास किया। मैटर्स तब बहुत अधिक कॉम्प्लिकेटेड होते चले गए जब इसमें यूरोपियन जो बिग पावर्स थी वह भी इसमें आती चली गई। उसने भी इस क्षेत्र के विवाद का फ़ायदा उठाया और अपनी कॉलोनी एवं व्यापार को बढ़ाने का प्रयास शुरू किया। जैसे रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी, ये सब के सब बाल्कन क्षेत्र में आते चले गए और इन्होंने भी बाल्कन के क्षेत्र पर अपने प्रभाव को स्थापित करने का प्रयास किया, जो धीरे धीरे युद्ध में परिणत हुए और यही युद्ध आगे चल करके प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनता चला गया। इस तरह आप कह सकते हो जो 1914 जो है यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा डिसेस्टर्स बना। जितने भी विश्व के कंट्री थे जो यूरोपियन पावर्स के द्वारा कॉलोनाइज किया गया था, इन लोगों ने भी 19वीं सेंचुरी के बाद इम्पेरियल डोमिनेशंस का विरोध करना शुरू किया। अतः एंटी इम्पेरियलिस्ट मूवमेंट पूरे विश्व में जागृत हुए, जिसने राष्ट्रवाद की मान्यताओं को बहुत हद तक प्रमोट किया। इस तरह अगर हम लोग देखें तो हर जगह स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, राष्ट्र राज्य के निर्माण के लिए जो प्रयास शुरू किए गए, कहीं न कहीं सारे लोगों में सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी को भी इसने मजबूत किया। फॉर्ज इन कॉन्फेडरेशन विथ इम्पेरियलिज्म, जिसने इम्पेरियलिज्म के विरोध में एकजुट किया लोगों को। तो इस प्रकार से यूरोप से जो राष्ट्रवाद की मान्यताएं विकसित हुई थी, इसको सारे लोगों के द्वारा स्वीकार किया गया, लेकिन इन्होंने अपने ढंग से, अपने तर्ज पर राष्ट्रवाद की मान्यताओं को अपने यहाँ स्थापित की। इस तरह से हम यह कह सकते हैं जो राष्ट्रवाद की भावना ही इन लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट किया एवं प्रत्येक व्यक्ति की अपनी पहचान कैसे स्थापित हो, इसके लिए नए राष्ट्र राज्य का उद्भव होता चला गया। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने यही जाना जो किस प्रकार से यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण हो पाया था।